गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फिजिक्स के बारे में बता रहे थे आप लोग। हाँ, फिजिक्स हो गया था। देखिए भाऊ, इसमें हम आपको न्यूटन साहब के तीनों नियम बता दिए थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इससे हमें क्या निकला था? परिभाषा। क्या निकला? परिभाषा। किसी को दिक्कत? इससे क्या निकला था भैया? समीकरण। समीकरण। और इनसे क्या निकले थे हमको? बल की दिशा। दिशा। अब दो तीन चीज़ें हैं, ये डिपेंड करते हैं भैया जड़त्व पर, जड़त्व यानी इनर्शिया पर। ये डिपेंड करता है संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन दिखाता है, परिवर्तन का दर, संवेग परिवर्तन का दर बताते हैं। और ये क्या बताते हैं? संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। रॉकेट किस पर उड़ता है? या तो संवेग संरक्षण कह दीजिए, या एक्शन रिएक्शन कह दीजिए, या फिर दिशा कहिए, या फिर आपको कहिए न्यूटन साहब के तीसरे नियम के हिसाब से रॉकेट उड़ जाते हैं सब। इसको आगे जब पढ़ाएंगे ना तो फिर आएगा आपका एंगुलर मोमेंटम, उसको समझाएंगे आपको। और फिर आएगा रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। रेखीय संवेग तो बता दिए, वृत्तीय गति जैसे पढ़ाएंगे तब आपको वहाँ कोणीय संवेग आएगा। तो फिजिक्स में ना कोई चैप्टर इससे दूसरे से रिलेटेड रहते हैं सर, इसलिए ऐसा नहीं घबराइएगा कि सर यहाँ बताएं तो नहीं बताएं। एक चीज़ें और होती हैं, एक होता है कोलिजन, टक्कर, प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। ये जब इलास्टिसिटी पढ़ाएंगे तो आपको एकदम इजीली बता देंगे। बहुत सिंपल होता है, जैसे कहेगा एक बॉल को छोड़ा, क्या बोला, एक 10 मीटर से एक बॉल को गिराया गया, वापस वह केवल 3 मीटर ही उछला। इससे 3 क्वेश्चन कहेगा कि उसका, या तो आप बता दीजिए उसका आपका जो उसके इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, आप प्रत्यास्थता गुणांक बता दीजिए, या ये बताइए कि ये प्रत्यास्थ टक्कर था या अप्रत्यास्थ था। तो ये बच्चों की चीज़ होती है, ये इलास्टिसिटी में पढ़ाएंगे, 2 मिनट में ये निकल जाता है। तो कुछ लोग इसको किस में पढ़ा देते हैं? संवेग में यहाँ पर। तो ये संवेग में नहीं पढ़ाएंगे, हम कहाँ पढ़ाएंगे? आपको इलास्टिसिटी में पढ़ाएंगे। आप संवेग यहाँ तक समझ में आ गया था। आगे देखते हैं हम लोग अभिकेंद्र बल। कौन सा बल? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्या होता है? वैसा बल जो केंद्र की ओर काम करता है ना, यानी सेंटर की ओर काम करने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। कमेंट वमेंट ज़्यादा नहीं करेंगे लोग, अब ध्यान से समझिए, फिजिक्स है ही, इसमें ज़्यादा कमेंट आएंगे लोग तो दिक्कत हो जाएगा। क्या कह रहे हैं लोग? सर 2 लड़कों की वजह से सब सा क्यों हो जाता है? हम कहाँ गुस्सा हो रहे हैं भाई? देखिए भाऊ, टाइमिंग वगैरह के बारे में आप पिछले बात का छोड़िए। यहाँ देखिए, एक होता है आपका ना सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसा? सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी वो सेंटर की ओर आने वाला है। हिंदी में बोलते हैं उसे अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल, हिंदी इंग्लिश में क्या कहेंगे उसे? सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंटर की ओर काम करने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इससे एक क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसके 2 तरह से क्वेश्चन आएंगे, एक तो इसके एप्लीकेशन से कि कहाँ कहाँ ये यूज होता है, दूसरा इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछ सकता है। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स F बराबर क्या होता है? mv²/r। F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। और उसी से निकल जाता है F बराबर mv²/r या mr⍵²। ये फॉर्मूला होता है, आगे इसको समझाएंगे, अभी फॉर्मूला पे नहीं जाइए। देखिए, कोई भी चीज अगर वो सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है? सर्कुलर मोशन पर, तो उसमें 2 चीजें काम करती है। एक उसका स्पीड काम करता है, यानी वेलोसिटी काम करता है, स्पीड। दूसरा उसका एक्सीलरेशन काम करता है, त्वरण काम करता है। देखिए, जो भी चीज सर्कुलर पाथ पर घूम रही होती है, कहेगा इसमें बल किस डायरेक्शन में लगता है? तो फोर्स सेंटर की ओर लगता है। फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? सेंटर की ओर। तो याद रखिएगा, सेंटर की ओर डायरेक्शन जो होता है 2 चीजों का होता है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। कहेगा वृत्तीय पथ पर घूम रहे किसी चीज को घुमाने के लिए कौन से बल की जरूरत होती है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। इसे हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्र बल। ये किधर लगता है? तो सेंटर की ओर लगता है। लेकिन कह देगा कि वृत्तीय पथ पर घूम रही कोई चीज को, यानी सर्कुलर पाथ पर कोई चीज अगर राउंड कर रही है, तो उसका जो वेलोसिटी है वो किधर काम करता
करता है, तो वो उसके स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट की डायरेक्शन में बाहर की ओर काम करता है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में कहाँ काम करता है? बाहर की ओर। इसलिए किसी रस्सी में किसी ईंटा को बांध के इसे घुमाइएगा तो फोर्स आपके हाथ पे लगेगा सेंटर की ओर, लेकिन जैसे छोड़ेंगे तो वो रस्सी घूमते घूमते जैसे छोड़ेंगे तो टेंजेंट की ओर चली जाएगी, उसके टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा की ओर। तो हमेशा किधर जाती है? वो स्पर्श रेखा की डायरेक्शन में जा रही होती है। कोई भी चीज़ या तो पूरी तरह राउंड घूमे या हल्का कर्व भी लेगी तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है भैया? तो उसे ज़रूरत पड़ने वाली है किस चीज़ की? तो उसको ज़रूरत पड़ती है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल की। अब ये अभिकेंद्र बल हर जगह आता है। यहाँ इसके एप्लीकेशन देखिए कहाँ कहाँ इसके यूज आते हैं। एक होता है पृथ्वी का घूमने के लिए, पृथ्वी पर भी तो सर्कुलर घूम रही है अभिकेंद्र बल के कारण। तो क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल चाहिए। जैसे एक धागा मान लीजिए किसी रस्सी, इसमें देखिए ये तो हम रस्सी से इसको बांध दिए थे, अब पृथ्वी को तो किसी ने बांधा नहीं है, तो उनके लिए फोर्स कैसे आएगा? तो जैसे ये है हमारा सूर्य और सूर्य के चारों ओर कौन घूम रही है? पृथ्वी घूम रही है। तो घूमने के लिए तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, अभिकेंद्र बल की जरूरत है। अब उसमें रस्सी तो बंधा नहीं है, इसके जगह पे क्या चीज़ है? आप बता सकते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल हर हाल में जरूरत है। ये अभिकेंद्र बल रस्सी द्वारा नहीं आता है तो फिर आता किसके द्वारा है? फटाफट आंसर देंगे लोग, किसके द्वारा ये आता है बल? आंसर दीजिए। किसी को कोई दिक्कत? आंसर फटाफट। ग्रेविटी द्वारा, वेरी गुड, बहुत से लोगों का आंसर सही है, ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा आता है, वेरी गुड। देखिए दो ऐसे आप अपने लाइफ में दो ऐसे फोर्स को महसूस किए होंगे जिसके लिए कांटेक्ट की जरूरत ही नहीं है, एक मैग्नेटिक फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्चुअली में दोनों एक ही चीज़ है। पृथ्वी के मैग्नेटिज्म को, बहुत बड़ा मैग्नेटिज्म है, पृथ्वी के मैग्नेटिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। इसके लिए रस्सी, धागा या कॉन्टैक्ट की जरूरत ही नहीं है। तो कोई भी चीज़ घूमती है पृथ्वी, तो ये आपका प्रीवियस ईयर का एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है कि पृथ्वी को घूमने के लिए जो आपको क्या चाहिए, आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो कहाँ से आता है? ग्रेविटी से आती है, ग्रेविटी उसको खिंचाव से। दूसरा क्वेश्चन आता है कि किसी भी मोड़ पर, मोड़ समझते हैं, घुमाव पर, गाड़ी को घुमाने के लिए अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ती है। अब घुमाव पर गाड़ी अगर सड़क पर घुमा रहे हैं तो उसके लिए भी किसकी जरूरत है? अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ती है। ये अभिकेंद्र बल कहाँ से आता है बताइए? मोड़ पर यानी किसी कॉर्नर पर कहाँ से आता है? मोड़ पर अभिकेंद्र बल कहाँ से आएगा? ग्रेविटी से। बताइए भैया, मोड़ पे किससे आएगा? ग्रेविटी से नहीं आएगा। निरंजन कुमार, जीएफ द्वारा नहीं भाई, ग्रेविटेशन फोर्स द्वारा नहीं आएगा, स्पीड एंड एंगल के द्वारा नहीं भाई, रोड झुका कर नहीं, रोड झुकाते हैं बैलेंस बनाने के लिए, फ्रिक्शन द्वारा, वेरी गुड। किससे आता है? फ्रिक्शन द्वारा। किससे आएगा? फ्रिक्शन, वेरी गुड। तो ये जब मोड़ पर गाड़ी घूमती है तो फ्रिक्शन द्वारा, फ्रिक्शन। इससे ही आपका क्वेश्चन आएगा। इससे अलावा अगर आपका कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, दूसरा आएगा तो फिर वो न्यूमेरिकल आएगा। पहले इसको थ्योरी समझ जाते हैं, फिर अभी उसको न्यूमेरिकल बता देंगे। मोड़ पर घुमाव द्वारा किसी भी गाड़ी को अगर मोड़ पर घूमते हैं तो उसके लिए जो क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन द्वारा पैदा होता है, जबकि पृथ्वी को घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स किसके द्वारा पैदा होता है भैया? वो पैदा होता है आपका किसके द्वारा? ग्रेविटी द्वारा। किसी झूला को घुमाने के लिए रस्सी द्वारा। बड़ा वाला झूला है तो उसमें तो पूरा सिस्टमे लगा रहता है, घुमाने के लिए मोटर द्वारा घुमाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं क्योंकि वो दिख जाता है किससे इसे घुमाया जा रहा है। अब यहाँ मोड़ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि मोड़ को किधर धंसाना चाहिए, चक्का किधर उठेगा, ये अलग से क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसको थोड़ा सा गहराई से समझिएगा तो आप अपने से आंसर दे सकते हैं। देखिए कोई सड़क है, ये कोई सड़क है, यहाँ इस तरह से मोड़ लिया है, कर्व लिया हुआ है, इस तरह से क्या लिया है? कर्व लिया है। तो आप अगर ध्यान से देखे होंगे ना इस सड़क को, तो कर्व जहाँ लेता है उस साइड के सड़क को थोड़ा सा धंसा दिया जाता है। कर्व जिधर लेगा वहाँ के सड़क को क्या करेगा? धंसा देगा। यानी इस सड़क को थोड़ा सा धंसा देगा, इस साइड में गहरा कर देगा, इसको डाउन कर देता है यहाँ पर। तो क्वेश्चन तो ये तो सिंपल सा हो जाता है। डाउन करने वाला पूछेगा तो दिक्कतें नहीं है, यहाँ तो फंसेंगे ही नहीं। चकवा पूछता है
कि चक्का कहाँ का उठेगा, तो जिधर सड़क घूम रही होती है उधर के ही सड़क को डाउन किया जाता है। क्योंकि अगर आप ओवर स्पीड में कहीं सर्किल मारते हैं तो आपकी गाड़ी का वही चक्का उठेगा जो कर्व के डायरेक्शन में है, यानी जो मोड़ के डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? मोड़ के डायरेक्शन में। जैसे यहां एक कोई गाड़ी हम बना देते हैं, ये चक्का है, ठेला है, समझिए ठेला है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो इस ठेला में जब ये ठेला जा रहा है तो अगर बहुत हाई स्पीड में इस ठेला को ले जाएंगे ना तो उधर वाला चक्का नहीं उठेगा, इधर यह वाला चक्का क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। इधर वाला चक्का क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। तो जो कर्व डायरेक्शन में होता है, जो कर्व की ओर होता है, उधरे का चक्का उठता है। जबकि रियल में लड़का को लगेगा अरे इधर घुमा रहे हैं तो इधर का लिए उठेगा, इधर का नहीं, इधर का उठ जाता है। इसीलिए बैलेंस बनाने के लिए, अब जैसे मान लीजिए हमको पता है कि हम कहीं जाएंगे तो इधर झुकाव है, तो पहले से हम थोड़ा सा अपने बॉडी को इस तरह कर लें कि झुकाव होने के बाद बराबर हो जाएगा। पहले ही से क्या कर लेते हैं? इस तरह कर देते हैं ताकि झुकाव होने के बराबर हो जाएगा। तो इंजीनियरों को पता था कि कितनों हम समझा देंगे, कितनों कुछ कर देंगे, कुछ कुछ ऐसा बकचोद होता ही है कि फुल स्पीड में आएगा या ओवर स्पीड में आएगा तो उसको इधर से उठने की संभावना क्या हो रहेगी? ज़्यादा रह जाएगी। और अगर सड़क एकदम बराबर कर देंगे तो एक साइड का उठेगा। अब मान के चलिए कि सड़क को क्या कर दिया? बराबर रख दिया, एकदम एकदम यूं रख दिया। अब कोई घुमाव पे आएगा, उसका एक और का चक्का उठेगा, पलट जाएगा। इसलिए क्या करता है? सड़क को पहले ही हल्का सा तिरछा कर देता है कि भैया पहले ही हम क्या कर दिए? तिरछा कर दिए कि अगर ओवर स्पीड में भी आओगे ना तो तुम्हारा चक्का उठेगा तो तुम बराबर रह जाओगे। तो ये आप नहीं फंसिएगा कि ढलान किधर होता है, लेकिन फंस जाइएगा कि चक्का किधर का उठता है। तो भैया एक बात बताओ, अगर चक्का बाहर का उठता, चक्का को छोड़ दीजिए, ये तो गधों को भी पता है कि जिधर साइड में ढलान रहता है, जिस डायरेक्शन में ढलान रहता है, यानी सेंटर के डायरेक्शन में, सेंटर का डायरेक्शन कहिए या ढलान का डायरेक्शन कहिए, उधर के ही सड़क को धंसाया जाता है। धंसाया जाता है कि नहीं? अब इसी पर आप खुद से सोच लीजिए कि अगर बाहर का चक्का उठने वाला होता, अगर ऐसा होता है कि बाहर का चक्का उठ रहा है तो सोच रहा है एगो अपने उठ रहा है और एगो आप इसको धंसा दिए, तो गड़िया का तो पलटना फिक्स था। तो कभी भी मोड़ पर ढलान दिया जाता है मोड़ के डायरेक्शन में, लेकिन चक्का भी उठता है मोड़े के डायरेक्शन वाला। यानी इसमें हमेशा आंसर किसका हो जाता है? मोड़ वाला। कहेगा कि ओवर स्पीड करने पर किधर का चक्का उठता है? तो मोड़ वाला। इसलिए वो उठने के बावजूद उसको बैलेंस बनाने के लिए चक्का उस साइड के मोड़ को क्या कर दिया जाता है? धंसा दिया जाता है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? स्लोप के डायरेक्शन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे किसी को कोई दिक्कत नहीं है? विकास कुमार जी क्या बोल रहे हैं जी? सर ये बताइए कि रेलवे की जीके में क्या पढ़ाएंगे आप? जो नॉर्मल पूछेगा वही पढ़ाएंगे? साइंस ज़्यादा डीपली पूछेगा, साइंस ज़्यादा डीपली पढ़ाएंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बहू? टारगेट बैच में सर हिस्ट्री पढ़ाएंगे, इस बैच में हिस्ट्री पढ़ाएंगे, लेकिन वो नॉर्मल हिस्ट्री रहेगा। आपको कंसेप्ट उससे बिल्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि दिस इज ए टारगेट बैच। और आपको अगर हम फाउंडेशन की तरह पढ़ा देंगे तो हमारे फाउंडेशन को ख़त्म होने में मिनिमम 1 साल लगते हैं। 1 साल में आपका फाउंडेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आप खुद से सोचिए, बेवकूफ़ तो है नहीं आपको। हम साइंस आपको एकदम बढ़िया से बता देंगे, लेकिन अगर आप जीएस बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको सब्जेक्ट वाइज में एडमिशन लेना पड़ेगा। इसमें पढ़े रहेंगे, मेन चीज़ें बता देंगे जो एग्जाम में आएगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, चौरी चौरा घाट, मतलब स्टैटिक जी के। आप अगर डिटेल्स में जाके पढ़िएगा ना बैच के कि इस बैच में क्या पढ़ाया जाएगा, तो उसमें लिखा होगा स्टैटिक जी के या फिर नॉर्मल टाइप के जो जी के होते हैं वही पढ़ाएंगे। ये समझ में आ गया ना आपको? सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, किधर का चक्का उठता है किधर का नहीं उठता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो हमेशा केंद्र की ओर काम करता है। ठीक है कि इसका उल्टा होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अप केंद्र बल। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, चक्का वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, वही आजकल पूछता है। अप केंद्र बल, इसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। अप केंद्र बल ये किधर काम करता है? अंदर की ओर नहीं काम करता है। ये किधर काम करता है? बाहर की ओर काम करता है। ये जब भी काम करेगा सेंटर के बाहर की ओर डायरेक्शन में काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके कई एग्जांपल आप देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। वॉशिंग मशीन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? वॉशिंग मशीन हो सकते हैं। भाई आप लोग
आप लोग कमेंट ज़्यादा करते हैं लोग, हमको लगता है कोई इंपॉर्टेंट कमेंट करते हैं हम लोग, इसलिए हम सोचते हैं कहीं डाउट पूछ रहे हैं इसलिए जाके देख लेते हैं। देखने के बाद पता चलता है किसी काम का कमेंट नहीं है। ऐसा करते रहेंगे एक हफ्ता में कमेंटें पढ़ना छोड़ देंगे। जरूरी जो है डाउट पूछिए, बात मत बताइए कोई भी चीज़, डाउट बस पूछा कीजिए, नहीं तो फिर लास्ट में पूछा कीजिए। देखिए इसके दो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। एक है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का सिद्धांत जो होता है वो इसी पर काम करता है। वॉशिंग मशीन इसी पर काम करता है। वॉशिंग मशीन जो होता है उसके अंदर एक हॉलो इस तरह से होता है, एक टब होता है। अगर इस हॉलो वाले हिस्सा पे देखेंगे, हॉलो मतलब खाली, तो इस तरह बहुत ज़्यादा इसकी दीवारें बहुत घर्षण वाली होती हैं, खुरदुरी दीवारें बनाई जाती हैं। वो स्टेनलेस स्टील की होती हैं, खुरदुरा होता है ताकि कपड़ा उस पर रगड़ा जाए। और इस पर एक मोटर लगा होता है, नीचे नीचे क्या लगा होता है, एक मोटर लगा होता है। अब क्या करते हैं, इस पर कपड़ा फेंक देते हैं। आप लोग इसमें कपड़ा को डाल देते हैं इस तरह से। ये साफ कैसे करता है, कपड़ा डाल देंगे, पानी वो अपने से सक कर लेता है। अगर ऑटोमेटिक है तो पानी खींच लेता है, टंकी से उसे जोड़ दिया जाता है सप्लाई पाइप से वहाँ पे। और सर्फ वगैरह डाल दीजिए इसमें, तो सर्फ पानी वगैरह डाल देंगे इसमें ना, तो ये क्या करेगा, मोटरवा घुमाएगा। और इसमें क्या काम करता है, अपकेंद्र बल। जितना घुमाएगा ना इसमें खूब जोर जोर से, तो कपड़ा सेंटर से बाहर भागेगा, केंद्र से दूर भागेगा। ये सेंटर से क्या भागेगा, इस दूर में भागेगा। लेकिन ये दूर भागेगा तो ये वॉशिंग मशीन यहाँ से कूद के थोड़े भाग सकता है, बाहर रहेगा तो अंदर में। और ये मोटर उसको नचा रहा है, और खूब जोर जोर से मोटर नचा देता है बढ़िया से। अब ये मोटर नचा रहा है तो घूमेंगे और जाएंगे बाहर की ओर। तो बाहर की दीवारें कैसी हैं, खुरदुरा है। बाहर की दीवारें कैसी हैं, खुरदुरा है। अब सर्फ उसमें डाल दिए हैं, पानी उसमें डाल दिए हैं, नचा नचा के साइड साइड में रगड़ रगड़ के धो देगा, किसी को कोई दिक्कत। यही होता है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में वीआईपी लोग के ही कपड़े धुले जा सकते हैं। जो बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया से गंदा कर देता है वॉशिंग मशीन नहीं धुल पाता है। कॉलर वगैरह कहाँ अच्छा से धुलता है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन नॉर्मल के लिए होता है कि आज पहने कल उतार दिए, तो सोचा गंदे कहाँ था, वो तो खाली महक रहा होगा। वॉशिंग मशीन तो जाके गाँव के लोग के लिए नहीं है ये। तो ये वॉशिंग मशीन होता है, किस पे काम करता है, आप केंद्र बल के काम पर होता है। इसके अलावे आप दल घोटनी देखे होंगे। दल घोटनी देहात में आप देखे होंगे, जब दाल बनाती हैं महिलाएं तो दाल बड़ा खड़ा खड़ा सा रह जाता है, तो उसको मिलाने के लिए मसाला एक दल घोटनी का प्रयोग करती हैं। इस तरह से रहेगा, लकड़ी की तरह रहता है इस तरह से, और इसमें इस तरह से खांच बना रहता है। देखें, इसको दाल में डाल के ऐसे 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 दलवा में ऐसे ऐसे घोंट दिया जाता है, जिसको कहा जाता है दल घोटनी है। क्या है, दल घोटनी है। तो दल घोटनी क्या करता है, दाल को सेंटर से बाहर फेंकता है, दाल को सेंटर से बाहर फेंकता है। लेकिन कुकर कहता है इसी पे बाहर, तो कुकर भी तो लगा रहेगा, कुकर में इसे डाल दीजिए इसको। कुकर क्या कहता है कि रे बकलोलवा कहीं का, तुम कितना छटपटा लेगा, कुकर से तो बाहर जा नहीं पाएगा। तो ऐसे ऐसे करिएगा ना, तो जो दाल खड़ा खड़ा है, बड़ा बड़ा दाल है, वो इससे दूर भागेगा और दीवालों से टकरा जाएगा, और टकरा के क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये दल घोटनी भी किस पे काम करता है, अप केंद्र बल पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है, अप केंद्र बल। पटना में लड़का जो स्टूडेंट रहते हैं सब, या फिर दिल्ली उल्ली में, ये लोग के पास इतना जगह नहीं रहता है कि दल घोटनी रखे, तो वो क्या करता है, ऐसे गिलास रखे रहता है। ऐसे गिलास या किसी कटोरा में इस तरह हाथ डाल देगा, सब गिलास या कटोरा में हाथ डाल देगा, अंदर जाके पूरा ना उसमें मल देगा दाल को, वहाँ पे हो गया। अब वैसे तो बिहार का स्टाइल क्या है कि जब दाल बनाएगा ना तो उसमें 2 आलू डाल देगा, दाल बन गया, चावल बना दिए, एक और चावल बन रहा है, एक और दाल और आलू, आलू का बनाएगा चोखा और दाल चावल। बहुत स्ट्रगल की लाइफ होती है। आपको हम क्या बताएं बाबू, जितने लड़के कहते हैं ना कि सर मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तुम्हें हम दिल से दुआ देते हैं यार, तुम लोग का रिजल्ट हो जाएगा। सच बताते हैं, जिसने संघर्ष किया इस जीवन में उसको ये चीज़ हो जाता है, बहुत उसके अंदर मेहनत आता है पढ़ने के लिए। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है कभी आगे ही नहीं जा सकता है, कभी आगे नहीं जाएगा जो संघर्ष नहीं किया। आपको लगता है खान सर यहाँ आ गए, भाई आप कभी देखे होंगे ना, हम कुछ सारे गुरुद्वारा जो होता है ना, गुरुद्वारा, उसमें जाके खाना खाएं हम। सोचो गुरुद्वारा में जाके खाना खाएं, वो भी नहीं था मेरे पास। गुरुद्वारा में वो लोग ना गरीब अमीर नहीं देखता है, हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है, और वहाँ जाके वो लोग खाना खिला देते हैं। अनाथ आश्रम में जाके खाएं, इसलिए आज भी अपना चलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को कामयाबी बना के मिलती है, लेकिन जो इंसान मेहनत करेगा ना, उसे कभी कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। पढ़ाई से मुंह मत मोड़िएगा, समस्याएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, आप पे लोग हंसेंगे। याद रखिएगा मेरी बात, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। हमारे रिलेशन में बहुत से लोग कहते थे कि का ये लड़कवा को पढ़ा रही हैं, क्या करेगा, पढ़ के कोई राजा महाराजा हो जाता है। हाँ, एक को भेजिए कहीं काम करने के लिए, सऊदी उदी भेज दीजिए। मुस्लिम लोग तो ज़्यादातर सऊदी चल जाते हैं,
लेकिन मम्मी मेरी नहीं, मम्मी को पथरी था, फिर भी नहीं पढ़ा, कहती नहीं बाबू तुम पढ़ो ही पढ़ो। आज तो मन नहीं करता उन लोगों से बात करने का, और कहते हैं कि देखो पढ़ाई का मतलब क्या होता है। तो इसलिए हम आपको भी कहते हैं थोड़ी तकलीफ होगी बाबू, आप गरीब घर के होंगे, मेहनती घर के होंगे, थोड़ी तकलीफ होगी, शायद घर से पैसे कम आते होंगे, लॉकडाउन में और कम आते होंगे, तो आप घबराइएगा नहीं बाबू इससे। लॉकडाउन में यदि आपको तकलीफ बढ़ी है तो आप मेरी बात मानिए, आप खुश हो जाइए, बहुत ज़्यादा खुश। रीजन समझिए, रेस में जब घोड़ा दौड़ता है ना, तो घोड़े के पीठ पर बैठा हुआ उस घोड़े का मालिक उसे चाबुक से घोड़े को बहुत मारता है, बहुत मारता है, घोड़ा को दर्द होता है। वो सोचता है कि मेरा मालिक हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। उस घोड़े को पता ही नहीं है यार तुम्हारा मालिक तुम्हें जिताना चाहता है। उस चाबुक के डर से वो घोड़ा दौड़ता है और लास्ट में वही घोड़ा जीत जाता है। तो याद रखिएगा, आपका मालिक ऊपर वाला है। अगर वो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है ना, तो आप उस तकलीफ से घबराइए मत, बल्कि खुश हो जाइए कि आपका मालिक आपको जिताना चाह रहा है। जिस घोड़े को चाबुक नहीं पड़ेगा वो कभी रेस नहीं जीत सकता है। तो जिस इंसान को कभी तकलीफ नहीं देगा भगवान, वो कभी आगे नहीं जा सकता है। वो पत्थर कभी नहीं पूजा जाएगा जिसे छीनी हथौड़ी से तराश कर एक मूर्त की मूर्ति न दी जाएगी यहाँ पर। तो आपके जीवन में अगर तकलीफ नहीं आती है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और जिन्हें तकलीफ आती है, गरीबी आती है, समस्याएं देखने को मिलती है, पड़ोसी हंसता है, याद रखिएगा एक दिन वही लोग आपका नाम इज्जत से लेंगे वहां पर। और फिर आप उन लोगों से, खैर आप माफ कर दीजिएगा, सबको माफ कर दीजिएगा, ये बहुत बड़ा अपने आप में बल है। सबसे बड़ा बल नाभिकीय बल होता है, सबसे बड़ा बल, और सबसे कमजोर बल गुरुत्वीय बल होता है। लेकिन हमारे हिसाब से सबसे बड़ा बल होता है कि जब आप गुनाह न किए हो और आपको सजा दिया जा रहा हो और फिर आप उसे माफ कर दें। कोई आपसे बिना वजह खफा हो जाए और आप उसे माफ कर दें, ये भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ा बल है। ये सबके पास नहीं होता है। अगर ये बल आ गया ना तो फिर आप बहुत आगे जाएंगे। इसलिए तकलीफ नहीं हो जाएगा। बहुत से लोगों का कमेंट देखते हैं, सर हम गरीब हैं, ये, अरे बहुत टेंशन नहीं लो भैया तुम लोग। रौनक पटेल जी, मेरा कुछ ऐसा ही हालत है सर। भाई सबकी हालत ऐसी होती है यार। जिंदगी में हम इतने तकलीफ देखे ना, ये अब तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होती है। आपको हम अपनी रियलिटी बताते हैं कि हमने गरीबी को इतना करीब से देखा है कि कोई अपनी पत्नी को नहीं देखा होगा उतने करीब से। अब तो हमको गरीबी में रहने का आदत हो गया यार। आप मार्च से लेकर और अभी अक्टूबर तक यूट्यूब पर जाओ, मेरे वीडियो देखो, आपको 6 से 7 कपड़े में ही मिलेंगे। सोचो यार, आज भी हमको आदत है कि भाई हम उतने में ही जिंदगी बिता लेंगे, हम उसी में खुश हैं। अब हमको अगर कोई आराम दे देता है तो हमको आदत हो गया है कि जब हम उठते थे तो खाने को नहीं था, तो 2 बजे ही खाना मिलता था लंगर में जाने के बाद। आज भी कुछ नहीं खाते हैं, सुबह से थोड़ा सा पानी, एक चाय पी लेंगे, 2 बजे जब बैच खत्म होगा तब खाएंगे ही। आदत हो गया, अब बॉडी उसी को एडजस्ट कर लिया है और कोई तकलीफ नहीं है उसके वजह से। लेकिन हाँ, हम जो तकलीफ देखें, हम नहीं चाहते कि फिर कोई दूसरा देखे, लेकिन अकेला चना भार थोड़ी फोड़ सकता है। आप भी कामयाब हुई, आप भी समाज की सेवा कीजिए। तकलीफ सबको होती है भाई। सोचिए, हम आज तक, बाकी लोग को देखिएगा ना, मार जैकेट में पढ़ाएगा, टाई लगा के पढ़ाएगा, भाई पढ़ाइए, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। आपने अमीर जिंदगी जिया है और हमने गरीब जिंदगी जिया है। तकिया लगाने को नहीं था ना, तो हाथे मोड़ के आदमी तकिया लगा लेता था। सब तकलीफ होते हैं सर। ये सब पुराने दिन को याद करिएगा ना तो एक दिन हंसी आएगी, और फिर सोचेंगे ना तो अपने आप को बहुत साहस होगा, साला हम इतने हिम्मती थे, कैसे बर्दाश्त कर लिए। एक वक्त आएगा बाबू, आप लोग के भी माँ बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। दिल लगा के पढ़ाई कीजिएगा, यही काम आएगा। और अगर आज पढ़ाई से भागेंगे ना, फिर कभी काम नहीं आएंगे, बहुत तकलीफ उठाएंगे आप लोग, फिर जिंदगी भर जिंदगी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। खैर, ये सब फिजिक्स में, ये सब का बात की कोई अहमियत नहीं होती है। फिलॉसफी में कभी कभी चले जाते हैं, इमोशनल कर देता है सब हमको। आगे बढ़े, देखो भैया, ये हो गया आपका दल घोटनी। भाई सेम काम करता है ना मक्खन निकालने वाला। मक्खन निकाला जाता है ना, उसी से सेम काम करता है। मक्खन दही से निकालते हैं लोग ना, मक्खन दही से निकाला जाता है। हम तो देहात में रहे नहीं है, दही से ही निकाला जाता है। दही में ऐसे रख के ऐसे मथिएगा ना तो दही बीच में आती है। मक्खन जो होता है हल्का होने की वजह से फेंका जाता है साइड में। क्या हो जाता है, फेंका जाएगा साइड में, तो दीवालों पे मक्खन लग जाता है, उसको निकाल लिया जाता है। अरे कृष्ण कन्हैया नहीं थे, तो बचपन में तो खूब माखन चोरी किए हैं। उनको कृष्ण भगवान को लोग माखन चोरी बोलते हैं। देखते होंगे जहाँ कृष्ण भगवान रहेंगे ना, वहाँ एक घड़ा रहेगा और उसमें एक लकड़ी रहेगी, उसमें मक्खन को ऐसे मथने के लिए, और उसमें कृष्ण भगवान ऐसे जूठा करके खा के चल जाते थे। तो उनको मक्खन बहुत अच्छा लगता था। तो ये किस पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, अरे भाई कमेंट वो करता है ऐसे गजब गजब। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, इसमें आप
दो तीन चीजों का ध्यान रखिएगा। कहेगा कि वृत्तीय गति पर यानी सर्कुलर मोशन पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, तो टेंजेंट के डायरेक्शन में बाहर की ओर होता है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन अंदर की ओर होता है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अंदर होता है। घुमाव पे सड़कों को घुमाव के डायरेक्शन में यानी मोड़ की दिशा में मोड़ा जाता है, क्योंकि मोड़ की दिशा वाला ही चक्के के उठने की संभावना होती है, इसलिए मोड़वे को धंसा देता है कि उड़बो करेगा तो बराबर रहेगा। यहाँ पर सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, सड़क पर सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन की वजह से आता है, जबकि पृथ्वी के पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से आता है भाई, उसके गुरुत्वाकर्षण से आता है। अब इसका न्यूमेरिकल देख लेंगे। अब के अंदर बल समझ में आ गया ना, मशीन मक्खन निकालने की मशीन वगैरह हो जाती है। अभी केंद्र बल यानी किसी भी फोर्स को एम एफ से दिखाते हैं। एफ बराबर होता है एम भी स्क्वायर बाई आर, एक ये होता है एम भी स्क्वायर बाई आर, समझ में आया कि नहीं। एक ये फॉर्मूला होता है। कितने लोग बता सकते हैं कि भी का हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि भी बराबर क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा। भी बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। ये हम आपको रिलेशन बता दिए थे, भी बराबर आर ओमेगा, ये फर्स्ट क्लास में ही बताए थे। याद कीजिए कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। तो जब भी कोई, आप फर्स्ट क्लास को याद कीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति सर्कुलर पाथ पर घूमता है ना, तो उसमें दो तरह के डायरेक्शंस होते हैं। एक वो सेंटर के रिस्पेक्ट में यहाँ से यहाँ गति कर रहा होता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जा रहा होता है, तो ये जिस स्पीड से गया इसे कहते हैं हम रेखीय चाल, यानी भी से दिखाते हैं। लेकिन इसी दौरान अगर आप इसको गहराई से देखेंगे तो यहाँ पर उसने एक एंगल भी बना दिया, तो एंगल ड्रॉ करने का जो दर होता है इसे कहते हैं हम लोग कोणीय वेग, और यही अगर दूरी तय कर रहा है तो इसे कहते हैं रेखीय वेग। तो आपसे वृत्तीय पथ पर जो पूछता है वो ये भी दे के पूछ सकता है कि एंगल इतना है, या फिर आपको ये भी दे के पूछ सकता है इतनी दूरी तय किया, तो दोनों पे बताना पड़ेगा। तो आप बताइए, अगर आप इसको इसमें रखिएगा तो आप रख के निकाल लीजिए, एफ बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर आता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये सिंपल है भाई, कैसे, भी के जगह पे क्या लिख देंगे, आर ओमेगा। देखिए सिंपल है, यहीं से हम निकाल देते हैं। एफ बराबर क्या है, एम, भी के जगह पे क्या लिखेंगे, आर ओमेगा। अब भी का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, नीचे ऑलरेडी आर है, आर है कि नहीं, इस आर से ये वाला कट जाएगा आर, तो ये तो आर का स्क्वायर ना है। तो यहाँ देखिए एम आर स्क्वायर में से एक आर कट गया है और यहाँ ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो वही यहाँ लिख दिए, दोनों फार्मूला लिख दिए यहाँ पे। एफ बराबर क्या होता है, एम भी स्क्वायर बाई आर, क्या हो गया, एम भी स्क्वायर बाई आर। किसी को दिक्कत है, आगे बढ़े बाबू। मौत का कुआं आगे बताएंगे, वेरी गुड बाबू। इस तरह का कमेंट किया कीजिए, आपको कोई क्वेश्चन है तो भाई साहब मौत का कुआं पूछे, हम बता देंगे आपको मौत का कुआं क्या चीज है, उसको हम समझा देंगे। कन्हैया कुमार जी, मौत का कुआं में फोर्स क्या होता है, यूपीएससी के बैच मौत का कुआं, जितेंद्र कुमार, ये सब समझा देंगे। पहले ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फॉर्मूला बोलिए एक बार मेरे साथ। एम भी वो जो नॉर्मल फोर्स होता है, रेखीय फोर्स, एफ बराबर क्या होता है, एम ए, यही ना होता है, एम एम ए। तो यहाँ क्या है, एफ बराबर एम ए के जगह पे ये है भी स्क्वायर बाई आर, तो एफ बराबर क्या हो गया, एम भी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम भी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। सिंपली पूछ देगा आपसे क्वेश्चन, कहेगा किसी वृत्तीय पथ पर यानी किसी भी सर्कुलर मोशन पर 2 kg का कोई पिंड है, यानी 2 kg यहाँ दे दिया, तो आप डायरेक्शनली देखिए ना, 2 kg किसका दे रहा है, मास की वैल्यू दे रहा है। 2 kg का एक पिंड है जो 4 मीटर के, कितने मीटर के, 4 मीटर की त्रिज्या पर रेखीय चक्कर लगा रहा है, रेखीय वेग से क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। अगर इसका स्पीड कितना है, 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो बताइए इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो सेम चीज़ तो है भाई, न्यूमेरिकल में कुछ नहीं होता है यार, न्यूमेरिकल बच्चों की चीज़ होती है। बस इसमें क्या होता है कि आपको सारी चीज़ें दी रहती हैं, एक कोई ऐसी चीज़ होती है जो नहीं दी रहती है, ये इजी निकल जाएगा। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, हम दोनों टाइप का समझा देते हैं आपको। इसमें है एफ बराबर, एम की जगह बताइए कितना मास है, मास कितना केजी दिया, एम के जगह पे 2 kg है, 2 kg है। अरे मीट कैसे दिया, पागल हो गया क्या, ये मिटा दे रहा है इसको। एम भी स्क्वायर बाई आर, एम था इसका 2 kg,
भी कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और एम भी स्क्वायर बाई आर करेंगे तो आर का वैल्यू है 4। इससे काटेंगे 2 बार में, ये आ जाएगा 12.5 न्यूटन। कितना न्यूटन आ जाएगा? 12.5 न्यूटन। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम इसमें हो जाता है। ओमेगा बराबर क्या होता है आपको बताइए? ओमेगा बराबर फॉर्मूला बताए थे, ओमेगा बराबर बताए थे ना 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी। ओमेगा का फॉर्मूला बताए थे, फर्स्ट क्लास में ही बताए थे। तो आप पीछे का भूलते जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए ये क्या है, एम है, एम आर ओमेगा स्क्वायर है। कहेगा सेम इसी फॉर्मूला पे बता देते हैं कि 2 kg का था। कितने केजी का था? 2 kg का था। और इसमें स्पीड तो देगा नहीं, जब एंगल देगा तो 4 मीटर के त्रिज्या पर ये घूम रहा है। एक चक्कर लगाने में इसने कितना टाइम ले लिया? एक चक्कर लगाने में सपोज इसने टाइम ले लिया 10 सेकेंड। एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड टाइम ले लिया? 10 सेकंड टाइम ले लिया। तो आप बताइए इसका कोणीय कितना इस पर फोर्स लगेगा? तो एम की वैल्यू बताइए। एम की वैल्यू 2 kg का था, रेडियस कितनी थी? 4 मीटर। ओमेगा भैया, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी। फॉर्मूला बताए थे ना 2 पाई बाई टी, तो 2 की जगह 2 पाई बाई टी। टी मतलब होता है टाइमिंग। टाइमिंग कितना सेकंड लिया है? 10 सेकंड। कितना सेकंड लिया है? 10 सेकंड। तो एक काम करते हैं, यहाँ 10 सेकंड वैल्यू भर दीजिए। 2 चौको 8 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे टी के जगह 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, काट कूट के कुछ आंसर निकाल लेंगे। यहाँ निकालेंगे तो 25 चौक को 100 हो जाता है, यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पर हम तो रेंडमली सवाल बना दिए हैं ना। एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं तो प्रॉपर कट जाते हैं, वो सवाल प्रॉपर कट जाते हैं। तो यहाँ यही याद रखिएगा कि यही आप फंस जाते हैं, आप ओमेगा को तोड़ नहीं पाते हैं। एक और तरीका है जिससे ओमेगा टूटता है। हम 3 तरीका आपको बता देते हैं, फिर शॉर्ट में हम आपको लिख देंगे कौन कौन तरीके पे आता है आंसर। आप 2 तरीका देखें, ये तो बहुत ईजी था, इसमें आपको सब दिख जाते हैं कि उसका स्पीड दे देगा, रेडियस दे देगा, मास दे देगा। लेकिन यहाँ देखिए छुपा के दिया था टाइमिंग, आपको टाइमिंग डायरेक्ट फॉर्मूला में दिख नहीं रहा था, आपको ओमेगा का फॉर्मूला निकालना पड़ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और चीज़ है कि कभी कभी ओमेगा नहीं देता है। 12.5 तो इसका आ गया। सर ट्रेन की पटरी मोड़ पर बाहर की ओर क्यों झुकती है? भाई बाहर की ओर कहाँ झुकाया गया रहता है? आप पढ़बे देखबे नहीं किए, आप उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ देंगे। ट्रेन की पटरी हो या सड़क हो, मोड़ की ओर हमेशा अंदर की ओर झुकती है, वो कह रहे हैं बाहर की ओर झुकी रहती है। भाई आपके गांव में झुका होगा, ऐसा नहीं है। नहीं झुकता है यार, अब कैसे बताया? हम बाहर की ओर नहीं झुकता है। इस पर एक और क्वेश्चन पूछ देगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसी में सुधार देते हैं ताकि आपको आंसर बड़ा इजी समझ में आएगा। एक ही क्वेश्चन को हम दोबारा बना देते हैं ताकि आपको लगे कि नहीं भाई एक ही क्वेश्चन को कई टाइप का पूछ सकता है। यही सामान है 2 kg का, यही है आपका कितना 4 लीटर है। कितने की स्पीड से जा रहा था भाई? ये 5 की स्पीड से जा रहा था। लेकिन अब कहेगा कि ये 1 सेकेंड में 20 चक्कर लगा देता है। पहले था कि एक चक्कर पूरा करने में 10 सेकंड लगा रहा था, अभी यही नहीं बता रहा है कि एक चक्कर वह कितना समय में लगा रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि 1 सेकंड में इसे 20 चक्कर लगा दे रहा है। इसका आप बताइए कौन सा अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? F बराबर यही वाले फॉर्मूला पे लगेगा। इस पे 2 तरह के बनते हैं। F की M की वैल्यू बताएंगे 2 kg, R रेडियस कितना है 4, ओमेगा बराबर तो 2 पाई। देखिए इसमें 2 चीजें होती हैं। अगर समय दे रखा है, क्या दे रखा है? समय, तो 2 पाई बाई टी लगाइएगा। समय दे रखा है तो 2 पाई बाई टी लगाइएगा। लेकिन अगर चक्करों की संख्या दे रखा है, कितना दे रखा है? चक्करों की संख्या दे रखा है तो 2 पाई एन लगाएंगे। एन मतलब होता है चक्करों की संख्या, 2 पाई एन यानी चक्करों की संख्या। ये कोई अलग से नहीं है, उसी का चीज हो जाता है निकालने के लिए। यहाँ पर देखिए अगर कह देगा चक्करों की संख्या, वो चक्कर की संख्या दे रहा है कि नहीं? 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, उसे हम आवृत्ति कहते हैं। ये आपको एसएचएम में पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इसलिए थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा क्योंकि वहां का चैप्टर का चीज है। धीरे धीरे कोरिलेट करके पहुंचेंगे वहां तक तो इजी बन जाएगा। अगर दिया है कि एक चक्कर लगाने में कितना समय, तो 2 पाई बाई टी। लेकिन दे देगा नहीं 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, तो 2 पाई एन, और इसका क्या है भाई? स्क्वायर। अब तो इजीली बन जाएगा। ये हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। एन 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे 420,
20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो गया, निकाल लेंगे इसको। एक ही फॉर्मूला है, इससे कई टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। एनटीपीसी वालों को सब बैच लेना जरूरी है? नहीं भाई, आप एनटीपीसी के हैं ना तो केवल इसी बैच में रहिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप रीजनिंग और मैथ कहीं और पढ़ लीजिएगा। एनटीपीसी के लिए केवल कर रहे हैं तो ये बैच एनफ है। हम इसमें आपको मतलब हिस्ट्री पॉलिटी भी थोड़ा थोड़ा बता देंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी होता है। जैसे हम बता देंगे राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 अनुच्छेद में आता है। अधिकतम अवधि 6 महीना, सत्र प्रारंभ हो जाए तो 42 दिन, काम खत्म। बस इतना ही पढ़ाएंगे, काम खत्म। लेकिन जब फाउंडेशन में आएंगे तो उसमें यूपीएससी लेवल का पढ़ाएंगे कि किस देश से लाया गया है, पहली बार प्रयोग कब हुआ, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, बस यही फर्क रहेगा। इसमें ऊपर ऊपर पढ़ा देंगे, इसमें साइंस डिटेल से पढ़ाएंगे। जो इसमें साइंस पढ़ते हैं उनको अलग से साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। विनय कुमार, क्या पूछते हो बेवकूफ कहीं, क्या सर एनटीपीसी वालों को ये सब पढ़ना जरूरी है? तो ये सब फालतू पढ़ा रहे हैं रे। ब्लॉक कर दो तो उसको, विनय कुमार को। यही सब तो लोल होता है, तो मतलब ये क्या दिमाग चटवा रहे हैं यहाँ फालतू पढ़ा के यहाँ पे। बोल रहा है कि एनटीपीसी में ये सब जो पढ़ना जरूरी है, मत पढ़। देखिए, जो आपका अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल, इससे न्यूमेरिकल के लिए 2 ही फॉर्मूले हैं, लेकिन न्यूमेरिकल के टाइप 3 तरह से होते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 1 होता है F बराबर mv²/r, mv²/r। ये किसी से भी ये एकदम आराम से बन जाएगा। गधा भी रहेगा तो बना देगा भाई, कुछ ना कुछ पूछेगा, आपको चाल दे देगा, त्रिज्या दे देगा, कुछ तो पूछेगा यार, इतना बच्चे का चीज है। एक हो जाएगा F बराबर mr⍵²। यहाँ 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ कितने तरह से पूछेगा? 2 तरह से। ओमेगा का वैल्यू 2 तरह से दे देगा। देखिए यहाँ हम यहाँ तीर हम किस पे दिए हैं? ओमेगा पर दिए हैं। ओमेगा पर कैसे ओमेगा पर दिए हैं कि ओमेगा अगर समय दे रहा है, क्या दिया है? चक्कर का समय, चक्कर का समय दे रखा है। चक्कर का समय मतलब क्या होता है? टाइम, टाइम दे रखा है। तो ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/, टाइम, जो पूरा उसका टाइम पीरियड है। तो यहाँ ओमेगा की जगह क्या रख दीजिएगा? 2π/t। और फिर ये तो नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या दिखी जाएगी। त्रिज्या मतलब होता है रेडियस, और मास दिखी जाएगा। और अगर कह देगा चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या, तो उसे टाइम नहीं कहते हैं, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2πn, 2πn, ठीक है। तो इसके जगह क्या रख देंगे? 2πn। बाकी तो नॉर्मल चीजें हैं, सॉल्व हो जाएंगी। यही होता है फॉर्मूला। और बाकी क्या पूछेगा? तो एक और चीज पूछता है इसमें, उसको भी यहीं शॉर्टकट में लिख लीजिए। पहला पूछेगा पृथ्वी क्यों घूर्णन कर, पृथ्वी को घूर्णन के लिए कहाँ से आता है अभिकेंद्र बल? तो ग्रेविटी से आता है। घुमाव पर, जिसे हम लोग कहते हैं मोड़ पर, मोड़ पर कहाँ से आता है? तो फ्रिक्शन से आता है, यानी घर्षण से, फ्रिक्शन से आता है। यहाँ पर 3 चीज पूछता है कि सड़क को किधर की ओर धंसाया जाता है? तो घुमाव के डायरेक्शन में। कहाँ पर? घुमाव के डायरेक्शन में। चक्का किधर का उठता है? तो घुमावे वाला उठता है, इसलिए घुमावे वाले को क्या कर देता है? धंसा देता है। तो यहाँ पूछता है आपको, एक पूछता है धंसा हुआ, यानी धंसाव, धंसाव किधर होता है? तो जिधर जिधर मोड़ है उधर ही। दूसरा पूछता है व्हील, उसका चक्का किधर का उठता है? तो जिधर व्हील है वही होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स यही होता है। सेंट्रीफ्यूगल में 2 ही चीज याद रखेंगे, वॉशिंग मशीन, मक्खन निकालने वाला दल घोटनी, हो गया, काम खत्म। ये एक चैप्टर में इतना ही टाइप के आते हैं। अब आप इसको आडंबर बना के पढ़िएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इतना ही आता है यहाँ पे। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इतना ही है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर ग्रुप डी के लिए भी बैच लेना जरूरी है क्या? ग्रुप डी में सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा फॉर्मूला होगा। भाई आप बेरोजगारों से नहीं, बहुत से टीचर करोड़पति हो गए। अरे भाई तू सोच के बताना भाई मेरे,
यार भलाई करने का जमाना नहीं। आज हमको समझ में आता है ना कि टीचर इतना लूटता क्यों यार, मजबूर कर देते हो आप लोग लूटने के लिए। सेम यही चीज पढ़ाते और नाम रख देते कि ये ग्रुप डी का बैच है, सेम चीज पढ़ाते, कोई दिक्कत नहीं था, 2 जगह लाइव हो जाते, सेम चीज तो लाइव होते ना। इसी को लाइव कर देते ग्रुप डी वाले में, इसी को लाइव कर देते एनटीपीसी में। ग्रुप डी वाला भी पैसा दे रहा है, एनटीपीसी वाला भी दे रहा है। बहुत यार, अब समझ में आता है यार टीचर लूटता नहीं, आप मजबूर कर देते उसको। सर चक्कर के साथ साथ अगर टाइम भी दे दिया तब, और क्या टेंशन है यार, तब इस पे मारो। अच्छा ये देगा कि चक्कर के साथ टाइम भी, तो दोनों में आंसर सेम ही निकलेगा यार। तो वो क्वेश्चन वाला पागल है कि जो दोनों देगा, नहीं ना देगा दोनों यार, दोनों देगा तो आप किस पे रख लीजिए, अब फिर आप जिस पे यही रख लीजिए, सीधा सीधा रहता है 2πn सीधे मार दीजिए। कृपया करके स्क्रीन वाला पीडीएफ दे दीजिए। स्क्रीन वाला पीडीएफ वो निकाल देते हैं, लेकिन अपलोड करने में बड़ा दिक्कत आ जाता है। सर इन लोगों को देखकर सुकून मिलता है, हमको भी जनसंख्या बढ़ाने आगे बढ़े बाबू। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल समझ में आ गया ना। अब इसमें हम लोग समझते हैं मौत का कुआं के बारे में। मौत का कुआं √RG होता है। मौत का कुआं क्या होता है? √RG, जिसे हम क्रांतिक वेलोसिटी कहते हैं। मौत का कुआं, जिसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी √RG, इसे हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? क्रांतिक चाल या क्रांतिक वेग। इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, चाल वेग में तो पहले पढ़ा दिया। देखो भाई, जब तक फिजिक्स जिंदा है आपको ये क्रिटिकल यानी क्रांतिक शब्द हर जगह मिलेगा। क्रांतिक कोण, क्रांतिक दाब, क्रांतिक तापमान, क्रांतिक चाल, क्रांतिक कोण। अरे भाई साहब बड़ी जगह पूछता है क्रांतिक। इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, बहुत जगह मिलेगा। एक काम करते हैं, अभी फरिया लेते हैं इसको, ये है क्या क्रिटिकल। आप फिजिक्स की दुनिया से हट के अपनी ज़िंदगी में आप लोग बड़ी सुने होंगे क्रिटिकल का यूज। क्रिटिकल अक्सर डॉक्टर बोलता है यार बड़ा क्रिटिकल कंडीशन है। तो क्रिटिकल का मतलब होता है एक बॉर्डर लाइन फॉर 2 डिफरेंट स्टेजेज, 2 डिफरेंट स्टेज के बीच का बॉर्डर लाइन। यानी डॉक्टर कहता है बहुत क्रिटिकल है, मतलब या तो मरेंगे या तो बचेंगे। क्रिटिकल। अब किसी को बुखार लगा है तो थोड़े बोलेगा क्रिटिकल कंडीशन, पता है कि बच जाएगा, सोच रहा एगो पैरासीटामॉल का दे देंगे तो यहाँ पे। क्रिटिकल कंडीशन उसको नहीं कहेंगे। क्रिटिकल कंडीशन समझ में आ गया? मतलब उसके आगे कुछ और हो सकता है, इधर कुछ और हो सकता है, बॉर्डर लाइन है। तो उसी सेंस में प्रयोग होता है क्रिटिकल। अब जहाँ जहाँ प्रयोग होगा आप समझ जाइएगा क्रिटिकल चीज़ में क्या चीज़ है। क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेगा तो समझ जाइएगा टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये पानी बन जाएगा, थोड़ा सा घटाएंगे तो ये बर्फ बन जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर है उसके लिए, समझ आए कि नहीं? हर जगह आएगा तो इसका यूज समझते रहिएगा। अभी क्रिटिकल का मतलब समझ जाइए कि बॉर्डर लाइन। तो जैसे मौत का कुआं है, इस मौत के कुआं को 2 तरह से कुआं होता है। एक इस तरह से होता है मौत का कुआं, इसे सुरा ए पे गड़िया चलाता है सही से ऐसे ऐसे ऐसे। और एक जाली टाइप का होता है मौत का कुआं, इस टाइप का होता है मौत का कुआं। दोनों देखे होंगे आप लोग। ये एक तरह से मौत का कुआं गोल होता है पूरा। इसमें सोच रहा है, इसमें उतर के मोटरसाइकिल चलाता है सब। इसमें उतर के ऐसे मोटरसाइकिल चलाएगा सब। एगो मोटरसाइकिल ठेला बन गया इसमें, कोई बात नहीं, मोटरसाइकिल बना देते हैं। ये हीरो होंडा का मोटरसाइकिल ऐसे चलाएगा सब। इसमें 3-4 ठो घुस जाएगा सब इसमें। अब सर्कस वर्कस देखे होंगे आप लोग, इसमें घुस के चलाता है सब, गिरबो नहीं करता है सब। यहाँ इसके लिए जरूरी है कि उसके पास क्रिटिकल वेलोसिटी होना चाहिए। क्रिटिकल वेलोसिटी उस वेलोसिटी को कहते हैं कि जिसके ऊपर कोई भी चीज बिना गिरे उस वेलोसिटी पर है तो वो चक्कर घूम जाएगी। अगर उस वेलोसिटी से कम है तो लुढ़क जाएगी, और ज़्यादा है तो पूरा घूम जाएगा। इसीलिए इसे क्रिटिकल कहा गया। निकालेंगे कैसे क्रिटिकल, आखिर कितना होता है? तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स कितना है। तो ग्रेविटेशन फोर्स सबको पता है 9.8 होता है। 9.8 होता है, थोड़ा सा डिफर करता है, ज़्यादा डिफर नहीं करता है। तो हम लोग 10 मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं? 10। अब बताइए यहाँ पर अगर हम आपसे पूछ दें कि एक ऐसा मौत का कुआं है जिसका जो रेडियस है, क्या है? रेडियस, ये रेडियस हो गया। रेडियस इसका 5 है,
रेडियस कितना है 5 मीटर है। इस मोटरसाइकिल की कम से कम कितनी चाल होनी चाहिए कि मौत के कुआं में ये गिरेगा नहीं? तो आपको पता है कि भाई हमको कम से कम एक क्रिटिकल एंगल चाल होना चाहिए कि इससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। कैसे निकालिएगा इसके लिए? तो इसका रेट बताइए, तो कितना कम से कम चाल होना चाहिए मौत के कुआं में कि गिरे नहीं? मौत के कुआं में चाल बताइए, आंसर दीजिए फटाफट, हम नहीं देने वाला है। अरे भैया 50 कैसे आ जाएगा ये? नीतीश कुशवाहा जी आप क्या लिख रहे हैं सर? मेरा नाम लेकर भी रिप्लाई कीजिए। सर जी रेडियस को नीचे कम रहता है, उससे ऊपर ज़्यादा रहता है। अच्छा रेडियस सर नीचे ज़्यादा रहता है, कम और ज़्यादा रहता है। एक बात बता भैया कि क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए कभी भी। और रेडियस इनका कहना है कि सर यहाँ घूमेगा तो रेडियस कम रहता है। तो भैया क्रिटिकल वेलोसिटी एक मिनिमम वेलोसिटी है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो हम मैक्सिमम रेडियस मान के चल लेते हैं कि कितना है, उससे नीचे गिरने ही नहीं देंगे। तो रेडियस कहीं भी अलग आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कितना होगा भाई? अरे इस पे नहीं निकाल पा रहा है लोग। अरे 7 आंसर आएगा यार, क्या कर रहा है लोग? तुम लोग दिमाग खराब कर देता है लोग। अरे ये वैल्यू अंडर रूट लगाओ, रेडियस कितना है 5, जी की वैल्यू 9.8, जी की वैल्यू 9.8, 10 लोगे तो 50 आएगा। अंडर रूट कितना आएगा? लगभग 49 का वैल्यू कितना होता है? 7 मीटर पर सेकेंड। इससे कम नहीं होना चाहिए, 7 मीटर पर सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये है क्रिटिकल वेलोसिटी। पता नहीं क्या निकाल के दे रहा है, ऐसा सीधे बोलते था 50, 5√2 इसको ले आकर रहा है। लगभग में निकालो ना यार, लगभग नहीं समझते हो। अब आप ही बताओ ना यार, एग्जाम्पल में अगर 50 आ जाएगा एग्जाम में तो सीधे मारो ना 7, लगभग 49 है। इतना दिमाग रखिए यार। ग्रुप डी वाला सही पूछ रहा है सर, ग्रुप डी के लिए अलग बैच नहीं क्या? उस समय यही सब क्वेश्चन पूछता है सर। अप्रोक्स हाँ सही है। चलिए आगे बढ़े। इंडियन पॉलिटी के एक लड़का का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था, नाम नहीं पढ़ पाए उसमें, कि सर इस मौत के कुएं में रेडियस अलग अलग हो जाता है। कभी कभी ना ये यहीं चक्कर लगाने लगते हैं, यहीं पे पूरा घूमते नहीं है सब। सही बात है, सर्कस देखा है अच्छा से, पास बैठ के देख ले, करे कि सर यहीं चक्कर लगाते रहते हैं सब। तो इसका तो रेडियस कम है। तो भैया एक बात बताओ, मैक्सिमम रेडियस तो हमने निकाल लिया, मैक्सिमम। अब ये रेडियस जो भी होगा इससे तो कम ही होगा ना जो यहां पर घूम रहा है। हमने 5 वैल्यू मान के निकाल लिया रेडियस का 5 मीटर को, तो इससे तो ये कम ही ना होगा। मान के चलिए ये 3 होगा, सपोज कीजिए, मान के चलिए कितना होगा? 3 होगा। तो इसको भी निकाल के देखिए ना जी, 3 होगा। तब सपोज कीजिए कि ये नीचे वाला कितना है? 3 है। तो निकालिए √3 के हिसाब से, 3 × 9.8, सॉरी 3 × 9.8, लगभग ये कितना हो जाएगा? 9 3 27 मान लीजिए। अरे जो भी मान लीजिए 30 हो गया ना, ये 30 इसमें कितना हो जाएगा? ये अरे लगभग 5.5 आएगा। कैसे समझिए? √25 का वैल्यू 5 होता है ना, हाँ, और 36 का क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। तो लगभग 5.5 होना चाहिए। यानी यहाँ घूमने के लिए, समझिए भाई, एक्यूरेट पे मत जाइए, आप समझिए यहाँ पर, यानी यहाँ घूमने के लिए कम से कम चाल कितनी चाहिए? कम से कम 5.5, मतलब इससे ज़्यादा हो जाएगा चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ घूमने के लिए चाल कितना चाहिए भैया? 7। तो हम क्यों यहाँ पे निकाले? हम तो हर कंडीशन पे निकाल देते हैं। यानी अगर मैक्सिमम रेडियस लेके निकाल देते हैं, मैक्सिमम रेडियस यानी डायमीटर के हिसाब से, रेडियस के हिसाब से, तो वो आपकी मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल आएगा कि अब आप इस मौत के कुआं में किधरों घूमते रहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्रिटिकल एंगल वह एंगल होता है जो कम से कम बताता है कि इससे नीचे नहीं होना चाहिए। इसलिए मौत का कुआं से आदमी नहीं गिरता है। आप अगर देखेंगे पानी का बोतल है, तो मेरा हाथ है, यह हाथ, मेरा हाथ कितने मीटर का होगा? लगभग 1 मीटर का। मेरा हाथ कितने मीटर का होगा? लगभग 1 मीटर का। 1 मीटर का हाथ है मेरा, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? 1 × 9.8 यानी अंडर रूट लगभग 10 मतलब 3। अरे 9 रहता तो 3 हो जाता,
3, यानी 3 मीटर पर सेकेंड की चाल से अगर हम इस बोतल को घुमाएंगे तो पानी नहीं गिरेगा। देखिए इस बोतल में पानी है, यह है यहाँ पे। अगर हम 3 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम घुमा देंगे पानी नहीं गिरेगा। देखिए बोतल यहाँ पे ढक्कन है इसका, कहाँ गिर रहा है पानी? गिर रहा है नहीं। अगर वही धीमा स्पीड से करेंगे, खिंचाइन हो गया पूरा साफ कर, जहाँ स्पीड धीमा करेंगे गिर जाएगा यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत? तो यार ये क्रिटिकल वर्ड ही ऐसा होता है कि भाई इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर हो जाएगा तो चलेगा। अब यहाँ पानी गिर के खिंचाइन हो गया पूरा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, शायद कल का क्लास आपको डिस्टर्ब मिले, क्योंकि हमको थोड़ा सा दिखाना है डॉक्टर को। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, पूरा कोशिश करेंगे कि क्लास डिस्टर्ब ना हो कल का, लेकिन फिर भी हो तो नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। ये आपका क्रिटिकल हो गया, मौत का कुआं, समझ में आया? और एक सूचना समझिए, ज्योग्राफी की सूचना दे दो। देखिए भाई, एक नया सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको पढ़ना है एस्ट्रोनॉमी। 2 क्वेश्चन आता है एस्ट्रोनॉमी से, जियोलॉजी, टोपोग्राफी, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आता है टोपोग्राफी से। एक होता है आपका जियोलॉजी, इससे तो 3 क्वेश्चन आते हैं जियोलॉजी से। एक होता है जियोग्राफी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जियोग्राफी से। अगर आप किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो ये गारंटी कहते हैं कि इससे आपको 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन, ठीक है, एकदम गारंटेड कहते हैं इससे 15 क्वेश्चन आएंगे। ये स्टार्ट होने जा रहा है, इसकी टाइमिंग है आपका 12 बजे, इसकी टाइमिंग है 12 से 1, मॉर्निंग में 12 से 1 पर टाइमिंग है। और 1 बजे के बाद नक्शा है, तो ज्योग्राफी या नक्शा एक साथ देख लेंगे लोग, तो कोई टेंशन ही नहीं है। नक्शा से आपका 15 क्वेश्चन आएगा और ज्योग्राफी का ये पोर्शन से 15 आएगा, 30 क्वेश्चन। यानी अगर आप ये केवल 2 बैच पढ़ लेते हैं, यानी 12 से 1 और 1 से 2, तो आपका किसी भी स्टेट के, या बिहार पीसीएस के हैं, या यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बंगाल सर्विस, कहीं के आपका 30 क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है यहाँ पर। इसका जो फ़ी है, ये फिलहाल आपका इसका फ़ी है 200 रुपये। इसका आपका एडमिशन चालू होगा कल से, एडमिशन आज से नहीं होगा, कल से होगा। और ये लगभग 4 दिनों तक 200 रुपये ही फीस रहेगी, इसलिए हड़बड़ी नहीं कीजिएगा। जल्दबाजी करने लगते हैं, दिक्कत आ जाता है। इसलिए आपको टेंशन फ्री, आप कल लीजिए, परसों लीजिए, नरसों लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 दिन तक यही फीस रहेगी, 4 दिन बाद इंक्रीज करेगी। इसका क्लास स्टार्ट होगा मंडे से, जो नेक्स्ट आने वाला मंडे है ना, उससे होगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर एडमिशन क्लोज नहीं है, उसी बीच क्लास स्टार्ट कर देंगे ना, तो अभी मान लीजिए ऐसे क्लास ले रहे हैं, अभी को 5,000 लड़का एडमिशन ले लिया सर, और धड़ाक से सर्वर पे एंट्री मारेगा सर, तो भाई फ्लक्चुएट करने लगता है। इसलिए पहले 1 हफ्ते में एडमिशन हो जाए, क्लोज हो जाएगा, तब एडमिशन ले लेंगे। एडमिशन हो गए लगभग 8 दिन तक हो गए। शुरुआत के 4 दिन तक फीस कम रहेंगे, बाद के 4 दिन में फीस बढ़ जाएंगे। अभी यूट्यूब पे अनाउंस नहीं किए, आप एडमिशन ले लेंगे।